हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग क्लास 8 की साइंस की सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लगभग हाफ चैप्टर्स पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा पॉइंट है वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। आपने कभी देखा होगा कि जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं लगभग उन्हें 5 ईयर्स तक लगातार कुछ न कुछ वैक्सीन्स पड़ती रहती हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपने अपने आस पड़ोस में भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि बच्चे को बार बार वैक्सीन के लिए ले जाया जाता है। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. जब भी कोई डिजीज़ लिया हुआ माइक्रोब्स हमारे शरीर में अंदर चला जाता है, डिजीज़ लिया हुआ माइक्रोब्स हमारे शरीर में अंदर चल जाता है, हमारा बॉडी अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है ताकि वो उससे लड़ने के लिए उस जो माइक्रोब्स ने एंटर हमारे शरीर में किया है उससे वो फाइट कर सके। इसका मतलब है कि पहले से हमारे शरीर में ऐसी क्षमता है कि वो किसी भी माइक्रोब्स के खिलाफ जब वो एंटर करे तो वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ एक शस्त्र वो रेडी रखता है जिसको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। द बॉडी also remembers how to fight the microbes if it enters the again। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं कि एक बार फाइट कर दिया हो गया काम ख़त्म, बल्कि ये एंटीबॉडीज़ हमेशा ही उसे लर्न रहते हैं कि जब भी दोबारा यही सेम माइक्रोब्स अगर हमारे शरीर में फिर से एंटर कर रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बन चुकी है और फिर दोबारा उसको वो हमारे शरीर में एंटर नहीं करने देगा, उसको अपनी जगह नहीं बनाने देगा। इफ़ डेट और द वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fights and the kills the इन्वेटिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबॉडी। अगर कोई डेड या फिर कमज़ोर माइक्रोब्स हमारे शरीर में चले आए, हेल्दी शरीर में चले आए, तो हमारा शरीर उसको फाइट करेगा और उसको किल कर देगा और यहाँ तक कि उनको इन्वेट कर देगा, जो भी बैक्टीरिया उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और क्योंकि उन्होंने पहले ही सुटेबल एंटीबॉडीज़ बना के रखा हुआ है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर द एवर। और एक बार जब किसी डिजीज़ के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है तो वो चाहे कभी भी उसके शरीर में वो माइक्रोब्स एंटर करे उसके खिलाफ फिर से वो फाइट करेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, अंदर आएगा तो उसको उसका काम नहीं करने देगा। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। असल में वैक्सीन इसी तरीके का काम करता है जैसे कि एक एंटीबॉडीज़ बना, कोई माइक्रोब्स हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर अपने आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, और वैक्सीन भी जस्ट लाइक सेम काम करता है। Several diseases including the cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination। बहुत सारे आजकल बीमारियां हैं जो कि सॉरी जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये सब हम लोग उससे प्रिवेंट हो चुके हैं, बच चुके हैं वैक्सीनेशन के हेल्प से। एक बॉक्स में देखेंगे हमें क्या दे रखा है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स 1798। एडवर्ड जेनर एक बहुत महान आदमी थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी 1798 में। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैविंग गिवन द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज। आप अपनी मम्मा से कभी पूछना कि मम्मा क्या मुझे भी कोई वैक्सीन लगी है बच्चे में, ताकि हमें बहुत सारी बीमारियों से हम सेफ होकर रह सके। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़। क्या उन डिजीज़ के नाम आप लिख सकते हो जो जिससे हम लोग वैक्सीन से प्रोटेक्टेड हैं, वैक्सीन के द्वारा उसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स से पूछ के इस काम को कर सकते हो। It is essential to protect all children against these disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital। ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को टाइम पे हर वैक्सीन मिले, ठीक है, ताकि वो उन बीमारियों से बच सके। और साथ ही साथ में ये जो है वैक्सीन है बहुत ही आसानी से आपके बगल के हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं और किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है प्रॉपर टाइम में। You might have seen the advertisement on the TV and the newspaper regarding the protection of the children against the polio under the Pulse Polio program। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें क्या होता है, आपने ज़्यादातर इसके बारे में, आजकल तो नहीं लेकिन पहले टीवी में या रेडियो या न्यूज़पेपर में हमेशा ही इसके बारे में कि अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाए, एडवर्टाइज़ देती रहती थी। और लेकिन अब तो हमारे पोलियो हमारे इंडिया से लगभग गायब ही हो चुका है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। और जो पोलियो ड्रॉप हमारे शरीर में बच्चों को जो दिया जाता है पोलियो ड्रॉप, वो कुछ नहीं है, वो वैक्सीन ही है जो कि उसके खिलाफ हमेशा एंटीबॉडीज़ बना के हमारे शरीर में पहले से ही रेडी रख देगा।
A worldwide campaign against the smallpox has finally led to its eradication from the most part of the world. साथ ही साथ में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पूरी दुनिया में इस तरीके से दी गई कि लगभग स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया से ख़त्म ही हो चुका है. These days, vaccines are made on the large scale from the microorganism to protect the humans and other animals from the several diseases. आजकल तो वैक्सीन इतनी ही ज़्यादा दी जा रही है ह्यूमन में भी और एनिमल्स में ही, ताकि वो बहुत सारे डिजीज़ से बच सके. इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria are able to fix the nitrogen from the atmosphere to enrich the soils with the nitrogen and increase its factor in fertility. क्या आपको पता है नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है डायरेक्ट हमारे कोई भी प्लांट नहीं ले सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो नाइट्रोजन के फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है वो नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ले सकता है. और ऐसे केसेस में फ्री जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो उसे नहीं ले सकेगा. अब इसके लिए उन्हें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो यही काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हैं, खास करके ये जो माइक्रोब्स हैं, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहलाते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. देखते हैं यहाँ पे. देखिए पहले आप कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं. हम लोग आगे देखेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. बूझो एंड पहेली. ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग द मैन्योर. बूझो पहेली. अभी कभी स्कूल गए होंगे जब उन्होंने देखा कि जो वहाँ के गार्डनर हैं वो मैन्योर तैयार कर रहे हैं. अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स, वेजिटेबल, द फ्रूट्स फ्रॉम द नियर माई हाउसेस एंड द गार्डन्स. अब क्या हुआ, उन्होंने सारे अपने फ्रेंड के साथ में बहुत सारे वेस्ट जो प्लांट के थे, वेजिटेबल्स के थे और फ्रूट्स के थे, अपने बगल के घरों से और गार्डन से इकट्ठा कर लिया. दे पुट दैम इन द पिट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. उन्होंने उसको सारे के सारे वेस्ट डिस्पोजल को उन्होंने एक पिट खोद करके उसमें डाल दिया. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर. कुछ ही दिनों के बाद ये क्या हुआ, ये सारी जो वेस्ट मटेरियल्स थे सारे के सारे डिकम्पोज हो गए और मैन्योर में बदल गए. बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. लेकिन बूझो पहेली ये जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे. Take 2 pots and fill each pot half with the soil and mark them A and B. Put plant waste in a pot A and the things like the polythene bag, empty glass bottle and the broken plastic store in the pot B. देखिए आपको 2 पॉट लेना है. एक में तो आपको प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स डाल करके उसे सॉइल में डाल रखना है. दूसरे में हम लोग पॉलीथीन बैग या फिर एम्प्टी ग्लासेस बॉटल का और ब्रोकन प्लास्टिक को लेकर के पॉट बी में हमें रख देना है ढक करके. पुट द पॉट्स साइड. दोनों ही पॉट को हम लोग साइड रख देंगे. 3 से 4 वीक के बाद आप इस पर ऑब्जर्व करेंगे होता क्या है. देखते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी प्लांट के वेस्ट होते हैं वो तो डिग्रेड हो जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे और वो मैन्योर में चेंज हो जाएंगे. जबकि प्लास्टिक बैग्स या एम्प्टी ग्लासेस ये बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ सॉइल के अंदर पॉट में रह जाएंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स. बिल्कुल आपको दिखेगा अंतर, क्योंकि एक तो डिकम्पोज हो गया पॉट ए के सारी मटेरियल्स, लेकिन पॉट बी वैसा ही रखा हुआ है. इफ सो व्हाट इज डिफरेंस. यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट ऑफ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड. वो डिकम्पोज हो चुका है पॉट ए के सारे प्लांट वेस्ट. हाउ डिड इट हैपन. ये पर कैसे हुआ. द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू द मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स. क्या आपको पता है जो पॉट ए था जिसमें हमने प्लांट के वेस्ट डाले हुए थे वो माइक्रोब्स में कन्वर्ट कैसे हो गए, मैन्योर में कन्वर्ट कैसे हो गए. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ये हुआ, यानी कि माइक्रोब्स ने ही उसे डिकम्पोज कर दिया. एंड द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again. और फिर से जब जो ये माइक्रोब्स जब इसे डिकम्पोज कर रहे थे तो उसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स निकला उसको फिर से सॉइल ने यूज कर लिया और सॉइल के द्वारा वो प्लांट में चले गए. डिड यू नोटिस दैट इन द पॉट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस
बॉटल एंड द ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी चेंजेस। पर जो पॉट बी में हमने रखा था उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आया, क्योंकि उसमें प्लास्टिक्स थे जो कि बिल्कुल माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड द कन्वर्ट दैम इनटू द मैन्योर। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसे मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। यू ऑफन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ द डिसेंडिंग प्लांट्स एंड द समटाइम्स द डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर से किसी प्लांट के या फिर किसी एनिमल्स के यूं ही ज़मीन पे पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट द दे आर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। लेकिन आप कुछ तो देखा होगा, आपने गौर किया होगा, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे उसके कुछ भी रिमेन्स नहीं रहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्टिंग दैम इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। होता कैसे है वो, ये जो माइक्रोब्स है इस जो प्लांट के जो वेस्ट थे या एनिमल के जो वेस्ट थे उसको उन्होंने डिकम्पोज कर लिया और ऑर्गेनिक वेस्ट में और सारे में बदल दिया सिंपल सब्सटेंसेस में, और वापस सॉइल के द्वारा वो प्लांट में चले गया। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एंड animals. Thus, the microorganism and can be used to degrade the harmful and the smelly substances and thereby clean up the environment. इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ने बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में अदा किया है। वो ये है कि इन्होंने जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, उन्होंने माइक्रोब्स ने उसे नष्ट कर दिया और सिंपलर सब्सटेंसेस में उन्होंने तोड़ दिया ताकि कोई स्मेली सब्सटेंसेस भी ना बचे। और इस कारण से हमारा जो नियर बाय है, हमारा जो पड़ोस है, हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल से क्लीन रहेगा। अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तो हमने देखा जो जो हमारे लिए फ़ायदे वाले, हमारे लिए बेनिफिशियल थे माइक्रोब्स, लेकिन अब हम देखेंगे ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर माइक्रोब्स बेनिफिशियल ही हो, बहुत सारे माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं। हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एंड एनिमल। ये माइक्रोब्स सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं, बल्कि प्लांट में और एनिमल्स में भी डिजीज़ काउज करते हैं। सच डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजन। ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में या प्लांट या एनिमल के शरीर में डिजीज़ काउज करे, बीमारी का काउज करे, उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लोथिंग एंड द लेदर। कुछ तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि खानों को सड़ा देते हैं, कपड़ों को सड़ा देते हैं और इवन लेदर को भी वो स्पॉइल कर देते हैं। चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। आपको पता है जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस के साथ हवा जाती है और कई बार पैथोजेंस हमारे नाक से हमारे बॉडी में चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। कई बार तो पानी के साथ चले जाते हैं, कई बार हमारे खाने के साथ वो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट द ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सनस और कैरिड बाय एन एनिमल्स। या फिर कोई आदमी बीमार है, मान लिया आप स्कूल जा रहे हो या फिर आप कहीं ट्यूशन जा रहे हो, तो आपको कई बार कुछ आपके फ्रेंड्स बीमार नजर आते हैं और जब हम उसके टच कर उसको छींकता है या खांसता है तो उसके द्वारा जो सलाइवा निकलता है वो हमारे शरीर में, हमारे एयर में उसके पार्ट्स चले जाते हैं और उसी एयर को जब हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो हमारे शरीर में वो पैथोजन उसके साथ में एयर के साथ में एंटर कर जाते हैं। या फिर हम लोग कई बार एनिमल्स पे पालते हैं, अगर वो बीमार है तो उसके थ्रू भी पैथोजन हमारे शरीर में जा सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड द फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। जब भी कोई किसी हेल्दी पर्सन में किसी अनहेल्दी या इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा एयर, वाटर या फूड या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा हमारे शरीर में वो डिजीज़ पैदा हो जाए, हमारे शरीर में भी वो डिजीज़ हो जाए, तो हम लोग उस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड द ट्यूबरक्लोसिस। आपने कभी गौर किया होगा, अगर आप 2-3 भाई बहन हो या फिर 2 भाई बहन हो, घर में अगर किसी एक भाई को कोल्ड हो जाती है तो कुछ ही दिनों के बाद दूसरे भाई को भी हो जाती है, दूसरे बहन को भी हो जाती है। कारण क्या होते हैं कि वो हमेशा ज़्यादातर अपने आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं और इस तरीके से माइक्रोब्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में विद द थ्रू द एयर वो एंटर कर जाता है।
When a person suffering from the common cold or the sneeze find the droplets of the moisture carrying the thousands of the viruses are spread in the air. क्या होता है कि जब वो स्नीज कर रहा है, जब कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है, तो वो जब स्नीज करता है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो है एयर में चले जाते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस स्प्रेड कर जाते हैं एयर में. उसी एयर को जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे हेल्दी पर्सन में भी वो बीमारी काउज करता है या फिर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम काउज कर सकता है. देन हाउ टू द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकल डिजीज. अब तो पहेली और वो जो बहुत टेंशन में है कि अगर इस तरीके से एयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाएगा तो हम लोग इसे बचेंगे कैसे. ठीक है, वी शुड कीप आवर हैंकरचीफ्स ऑन द नोज एंड द माउथ वाइल द स्नीजिंग. इट इज़ बेटर टू कीप आवर डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो, जब आप स्नीज कर रहे हो तब आप अपने नोज और माउथ को हैंकरचीफ से कवर कर लीजिए. और साथ ही साथ में अगर कोई हो सके तो इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखनी है. देयर आर द सम इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स विच एक्ट्स एज द कैरियर्स ऑफ द डिजीज काउजिंग द माइक्रोब्स. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. कई बार तो इंसेक्ट और एनिमल भी डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कैरियर्स कह सकते हैं. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई उनमें से एक है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में है. द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. जब कोई भी मच्छर या मक्खी गार्बेज पे बैठते हैं यानी कूड़े पे बैठ के और एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठते हैं तो वो अपने पैर में या अपने बॉडी में उसके पैथोजेंस को चिपका लेते हैं. पैथोजेंस स्टिक ऑन द बॉडी, चिपक जाती है उनकी बॉडी पे. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन. और जब यही फ्लाइज हमारे कई बार खाने में बैठ जाती है, वहाँ से माइक्रोब्स लेकर के वो हमारे खाने में डाल देती है. और जब भी हम उस खाने को खाएंगे तो कॉन्टामिनेटेड फूड हमारे बॉडी में चला जाएगा और हम सिक हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. अपने खाना को, कहा जाता है ना कि खाना को ढक करके रखा जाता है ताकि कोई फ्लाइज उस पर आकर नहीं बैठ सके और हम बीमार होने से बच सके. अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड. मम्मा कहती है ना कि सड़क पे जो स्टॉल है उस पर खाया मत करो क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ घूमती है. क्योंकि वो मक्खी, अब आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे कैरियर का काम करती है और हमें वाकई में ऐसे खानों से बच के रहना चाहिए. अवॉइड द consuming uncovered item of the food. Another example of a carrier is the famous Anopheles mosquito which carries the parasites of the malaria. साथ ही साथ में एक और एग्जाम्पल है एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि मलेरिया के पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, मलेरिया के पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम को कैरी करके हमारे शरीर में जाती है. देखिए मैं फिर से आपको ये बता दूं, मलेरिया किसी मच्छर के काटने से नहीं होता है बल्कि मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम है जो एक पैरासाइट है, जब वो मच्छर के अंदर एनोफिलीज मच्छर के अंदर एंटर कर जाता है और वो जब मच्छर हमें बाइट करती है वो प्लाज्मोडियम वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है और हम बीमार हो जाते हैं और हमें मलेरिया हो जाता है. इन द सेम वे जो आप फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स द कैरियर फॉर द डेंगू वायरस. डेंगू जो भी बुखार होती है उसमें भी वही होता है. एडीज मच्छर जो होती है वो कैरियर की तरह काम करती है और हमारे शरीर में डेंगू के वायरस को एंटर कर देती है. तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया और द डेंगू. और हम लोग आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे मलेरिया. क्यों ना हम मच्छर को ग्रो ही ना होने दें. क्यों, इसलिए हमें जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर है वहाँ पे हमें क्या करना है, उसको स्टैंडिंग वाटर है वहाँ पे हमें बिल्कुल या तो उसमें कुछ पेट्रोल वगैरह का छिड़काव या डेटोल का छिड़काव करके उनके अंडों को वहीं पे ख़त्म कर दिया जा सके, या फिर हम जमा ही क्यों ना होने दें उस पानी को, बिल्कुल नहीं होने देंगे तो क्यों मच्छर और मक्खी अपने अंडे को बढ़ाएंगे. वाई डज द टीचर कीप द टेलिंग नॉट टू कलेक्ट द वाटर एनीवेयर इन द नेबरहुड. इसलिए टीचर हमें क्या कहती है, हमारे आस पड़ोस में कहीं भी पानी को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए. ऑल मस्किटो ब्रीड इन द वाटर. सारे के सारे जो मच्छर होते हैं अंडे कहाँ देती है, पानी में देती है. हिंस वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन द कूलर, टायर, फ्लावर पॉट etc. इसलिए किसी को भी कूलर में हो, टायर में या फ्लावर पॉट में हो पानी को इकट्ठा करके नहीं, पानी को जमा करके नहीं रहने देना चाहिए. बाय कीपिंग इन द सराउंडिंग क्लीन दैट ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम द ब्रीडिंग. इस तरीके से अगर हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे तो मॉस्किटो अपने आप वहाँ पर ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे. ट्राई टू make a list of the measures which help to avoid the spread of the malaria. तो अब हम लोग देख सकते हैं कि मलेरिया को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या मेजर्स को अपना सकते हैं. तो इस तरीके से हमने अपने क्लास 8 के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पोर्शंस को ख़त्म किया है. इसके आगे अगर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जो कि आप देखकर बेटा इरिटेट हो जाओगे, इसलिए हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो. हम लोग मिलते हैं इसके आगे के पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.